Good evening to all. Welcome back to Polpath and this is Patma Singh. अगेन हम इकट्ठे हुए हैं, कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और आज के प्रश्न जो है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं और यहाँ पर आपको 40+ MCQs में देखने को मिलेंगे और आपके आंसर फटाफट आने चाहिए, यानी कि मेरे आंसर देने से पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए। इतना आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। आज आपका टाइम मैनेजमेंट देखते हुए हम इसको स्पीड में लेकर के चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेडली आपको सभी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं और तो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जो है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लस आप जिस क्वेश्चन में और भी लिंक लगी हुई हैं जो कि प्रैक्टिस से संबंधित हैं और कोर्स वीडियोस से रिलेटेड हैं, तो वो भी आप अवेल कर सकते हैं। प्लस 9 PM लोक प्रशासन पर हम क्लास दे रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर PGT, सेट, नेट, UPSC इन सभी के सिलेबस को कवर करते हुए वो क्लास है, यानी कि काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें दी जा रही है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आप जो है 9 PM उस क्लास से जुड़ सकते हैं या उसको देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। वैसे उस क्लास के यानी कि लोक प्रशासन के हैंड रिटन नोट्स मैं फ्री में दे रही हूँ, तो आपको यदि नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्लास को देख के उसकी जो बारीकियाँ हैं, डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे से जो माइनर से लाइंस होती हैं, वो समझने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको क्लास लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सभी नोट्स और PDF पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पोलपाथ के नाम से बना है, ओनली पोलपाथ के नाम सर्च करेंगे, @ नहीं लगाना है आपको। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम का, आप उसके थ्रू भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जहाँ पर आपको फॉन्ट छोटे लगते हैं आप अपनी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। ये आपके पास एक टेक्निकल जो है एडवांसमेंट है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अपने स्क्रीन को जूम कीजिए, जितना मन चाहे उतना आप उसको बड़ा करके देख सकते हैं। देखेंगे हम पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रीय सीमा निर्धारित की गई है। तो किसमें जो है क्षेत्रीय सीमा की बात की गई है अनुसूची में, पहली अनुसूची या दूसरी या फिर तीसरी या फिर चौथी। तो ये आप सभी को पता है कि पहले में की गई है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जबकि दूसरे में क्या है, दूसरे में वेतन और भत्ते की बात की जाती है, ठीक है। तीसरे में क्या होती है, तीसरे में शपथ की बात की जाती है। चौथे में क्या है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन, यानी कि सभी प्रदेशों के जो राज्य हैं उनको कितनी कितनी सीटें यानी कितना कोटा है उनका, उसकी बात की जाती है। तो सीटों के आवंटन की बात की जाती है चौथी में। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और आप सभी जो है क्लास को शेयर कर दें, क्योंकि कंपटीशन आपके बीच में है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका अपना टाइम मैनेजमेंट, कौन कितनी जल्दी आंसर दे रहा है, कितना फास्ट दे रहा है और कौन कितना सटीक आंसर दे रहा है, कितने ज़्यादा सटीक आंसर दे रहा है, तो सारे लेवल आपको पता होना चाहिए। टाइम का भी लेवल पता होना चाहिए कि कौन कितना टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा है और साथ में आपको आंसर की सटीकता पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस निकाय के कार्य केवल सलाहकार प्रकृति तक ही सीमित है, यानी कि सलाहकारी प्रकृति है। कौन से निकाय की, किस निकाय की सलाहकारी प्रकृति है, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा। तो विधान परिषद, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसकी प्रकृति जो है क्या, सलाहकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की शक्ति को पहली बार संविधान में संशोधन करने के लिए सीमित कर दिया। कौन सा वो केस था, कौन सा वाद था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ था, या AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य था, या गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था, या केशवानंद बनाम भारत संघ था। तो ये केस की बात करें तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसी में जो है पहली बार संविधान संशोधित करने की शक्ति को सीमित कर दिया गया था, किसके, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। सभी आंसर देंगे और हमसे पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में भी काम आएगी। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था। ऑप्शन है आपके सामने
30वां, 32वां, 35वां, 36वां। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये हुआ कब था, ये भी डेट पूछता है, तो 1975 में हुआ था। और इसके द्वारा जब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाया गया तो सिक्किम कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये 22वां राज्य इसको बनाया गया था। 22वें नंबर पर ये था। जबकि 35वें के अनुसार इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले इसको सह राज्य बनाया गया था, उसके बाद जब ये एग्री हो गया था कि ठीक है हमारे भारत के साथ निभ जाएगी, तब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था 36वें संविधान संशोधन में। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होता है। और हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा लेख केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। यानी कि कौन सा लेख जो है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को जो सहायता अनुदान दी जाती है उनसे संबंधित कौन सा लेख है। अनुच्छेद आपके सामने यहाँ कौन से हैं, 270 है, 280 है, 275 है और 265 है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 275। जैसे कि 275, 282 ये सभी क्या हैं, इसी सहायता अनुदान से संबंधित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी, यानी कि बढ़ा दिया, 60 से 62 कर दी गई। कौन से संशोधन के द्वारा, 10वें या 15वें या 20वें या फिर 25वें। तो ये किया गया था 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये आपकी 12th की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। 15वें संविधान संशोधन के द्वारा जो न्यायाधीश थे, उच्च न्यायालय की बात हो रही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो इनकी रिटायर होने की सेवानिवृत्ति की आयु थी वो 60 से 62 कर दी गई थी। आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। भारत के राष्ट्रपति देते हैं, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, या कानून और न्याय मंत्रालय, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे चुनाव आयोग का जो है प्रावधान कहाँ किस अनुच्छेद में किया गया है, आप वो हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है और उस अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है ये की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और जो ये लोक लेखा समितियाँ हैं, जितनी भी समितियाँ हैं मेन इन पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आप उस वीडियो को, कोर्स वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसमें लगा हुआ है, आप उसको देखें और वहाँ से बजट, विधेयक और ये समितियाँ, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो आप उसको जो है वहाँ से पक्का देखें, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे कोई भी क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो सारे वीडियोज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया। किसने किया है, 104वां या 103वां संशोधन, या 102वां 102 या फिर 101 को किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो 104th संविधान संशोधन था, इसी के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है और इनका चैप्टर अब खत्म। चलिए, लेकिन क्वेश्चन में आता रहेगा, आपके लिए नहीं ख़त्म हुआ है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता रहेगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, IAS और IPS को खत्म करने की अनुशंसा निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा की गई थी। ढेबर आयोग, या कालेकर आयोग, या खेर आयोग, या राजमन्नार आयोग। तो ये जो है राजमन्नार आयोग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लास को सभी लाइक करेंगे और सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ आकर के क्वेश्चन का आंसर दें। और कंपटीशन आपके बीच में है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना अच्छा कंपटीशन आप जो है यहाँ पर आपको मज़ा आने वाला है और आपकी प्रिपरेशन भी होने वाली है। ठीक है,
चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में समवर्ती सूची है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, या सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कैपिटेशन टैक्स, खजाना, ट्रो। कौन सा इसमें जो विषय है वो संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है? तो ये ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसी को जो है दिए गए जो ऑप्शन है इनमें से यही रखा गया है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन देखेंगे अगला हम, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का मुख्यमंत्री हुए बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? तो कौन बना? मोरारजी देसाई बने, या चौधरी चरण सिंह बने, या वीपी सिंह बने, या चंद्रशेखर बने? कौन बना? तो इसमें ऑप्शन जो है डी आपका चंद्रशेखर, यही आपका राइट हो जाएगा। ये बिना किसी राज्य के मुख्यमंत्री हुए बिना ही प्रधानमंत्री बन गए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो कौन सा कर है? स्टाम्प शुल्क है, या यात्री और माल कर है, या फिर संपत्ति कर्तव्य है, या फिर समाचार पत्रों पर कर है? कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। स्टाम्प शुल्क जो है ये संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? यानी कि कौन सा एक स्टेटमेंट है या कौन सा एक सेंटेंस है जो निर्धारित कर रहा है कि भारतीय संविधान संघीय है? एक लिखित और कठोर संविधान, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, या फिर केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना? कौन सा जो है इसको कर रहा है? तो यहाँ ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो वितरण है यही निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान क्या है, एक संघीय संविधान है। ठीक है, संघीय व्यवस्था यहाँ पर अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? बैंकों के विराष्ट्रीकरण से है, चुनाव सुधार से है, चकमास की समस्या से है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा, चुनाव सुधार से है। ठीक है, और जो ये दिनेश गोस्वामी समिति है इसका गठन कब होता है? ये 1990 में इसका गठन किया जाता है। और चुनाव सुधार के संबंधित इन्होंने जो सिफारिशें थी वो दी थी इस समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका फॉन्ट छोटा है तो आप अपनी स्क्रीन को जूम आउट करेंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे और जूम करके जो है चीज़ों को जो यहाँ पर लिखा है वो देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है लेकिन एक परंपरा के तौर पर जो है पालन किया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन एक परंपरा के तौर में वो काम किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका कि वित्त मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना है। बी है निचले सदन में बहुमत खोने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। सी कह रहा है कि भारत के सभी हिस्सों को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व किया जाना है। और डी कह रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले संसद के निचले सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निचले सदन में बहुमत खोने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसा कहीं संविधान में लिखा नहीं है, बट ये परंपरा की तरह इसको माना जाता है और ऐसा प्रधानमंत्री को करना पड़ता है। देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव में निर्वाचित घोषित किया गया उम्मीदवार, चलिए इसको ऐसे करके देख लेते हैं। यदि किसी राज्य विधानसभा के चुनाव हैं उसमें निर्वाचित किया गया उम्मीदवार अपनी जमानत खो देता है तो इसका मतलब क्या है? यदि कोई उम्मीदवार अपनी जमानत खो रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? गिवन ऑप्शन में से आपको निकालना है। मतदान बहुत खराब था, या फिर चुनाव बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए था। ठीक है, या निर्वाचित उम्मीदवार की अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी पर जीत बहुत मामूली थी, या फिर बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। तो इसका क्या मतलब सीधा सीधा निकल रहा है? यदि कोई उम्मीदवार अपनी जमानत खो रहा है
तो उसका मतलब होगा कि बहुत बड़ी जो संख्या में किसने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, इसलिए जो है सभी के हिस्से में वोट इतने कम आए। जो जीता वो तो ठीक है, बट इतने एक एक के हिस्से में इतने कम वोट आए हैं कि उनको अपनी जमानत ही भी खो देनी पड़ी, यानी कि उनकी जमानत भी खो गई। तो बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, इसलिए उसकी जो कुछ मतलब सभी को इतने वोट भी नहीं मिल पाए कि उनकी जमानत बच जाए। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच फैसला करना है वो किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है? सलाहकार क्षेत्राधिकार, या अपीली क्षेत्राधिकार, या मूल अधिकार क्षेत्र, या संवैधानिक क्षेत्राधिकार। तो ये आएगा मूल अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी को प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मूल या फिर प्रारंभिक। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम थे, काका साहब कालेलकर थे, या वी.डी. शर्मा थे, या वी.आर. अम्बेडकर थे? कौन थे? तो ये जो है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो काका साहब कालेलकर थे। ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में बदलाव की सिफारिश करने का अधिकार था, ठीक है, ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो यहाँ पर सीधे सीधे केंद्र राज्य संबंध के बारे में जो सरकारी आयोग गठित किया गया था, तो उसकी रिपोर्ट की बात हो रही है कि कब प्रस्तुत की गई। तो ये जो है 1987 में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर है 1983, 1984, 1985 और 1987। तो ये 1987 में प्रस्तुत की गई थी। 27 अक्टूबर इसकी डेट अगर और स्पेसिफिक पूछ ले तो वो है 27 अक्टूबर 1987 हो जाएगा। 27 अक्टूबर 1987 को जो है इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जबकि 83 में इसको गठित किया जाता है। अगर बात की जाए कि गठन कब होता है तो 1983 में जो है इसका गठन किया जाता है। और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट राजीव गांधी को सौंपी थी, यानी कि उस समय जो है राजीव गांधी पीएम थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो राजीव गांधी थे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति वी.के. सुंदरम थे, या फिर न्यायमूर्ति टी.वी. वेंकट राम अय्यर थे, या श्री M.C. सीतलवाड़ थे, या न्यायमूर्ति J.L. कपूर थे? तो ये जो है C.M.C. सीतलवाड़ थे। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले जो 29 कार्यों की सूची देता है, यानी कि कौन जो है 29 कार्यों की सूची कौन जो है देता है अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 243H, या अनुच्छेद 243E, या अनुच्छेद 243F, या अनुच्छेद 243G। तो ये जो है सीधे सीधे बात करते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो अनुच्छेद 243G के अंतर्गत जो पंचायत राज हैं, पंचायत राज संस्थाएं हैं, उनके कार्यों की बात की गई है, उनके कार्यों का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर जी दिया गया है, तो जी से आप जिम्मेदारी करें। कोई कार्य आपको दिया जाता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है उसको निभाना। जिम्मेदारी कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, या आपके शक्तियाँ कह लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए जी से जिम्मेदारी, हमेशा याद रखिए 243G जिम्मेदारी, यानी कि कार्यों की बात की गई है। किसकी? पंचायती राज संस्थाओं की। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धन विधेयक पेश किया जाता है, कहाँ किया जाता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और अनुच्छेद 109 में कहा गया है, क्या कहा गया है? आपकी NCERT में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो है धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर अनुच्छेद 110 की बात करें तो इसमें परिभाषा दी जाती है
ठीक है। और और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं आपके धन विधेयक से संबंधित हैं। इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। विधेयक जो संसद के जो संविधान के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें दी हैं, उसी में विधेयक से संबंधित एक पार्ट है, उसमें हमने इस पर डिटेल चर्चा की है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया, कब किया गया? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है राज्य सूची में, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और राज्य को ये अधिकार दिया गया है कि वो इस चीज़ का प्रावधान करे कि कितनी शक्तियाँ और कितने अधिकार जो है पंचायत राज को देगा। तो इसीलिए हर जो प्रदेश की पंचायतें हैं उनकी अलग अलग शक्तियाँ और पावर्स हो जाती हैं, उनके अलग अलग रिसोर्सेज जो हो जाते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सब जो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है राज्यों की थोड़ी सी मर्जी रखी गई है। संवैधानिक दर्जा देने के बाद कुछ चीज़ें निश्चित कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें राज्य पर छोड़ दी गई हैं, इतना ध्यान रखेंगे आप। और राज्य सूची में इसीलिए ये कहाँ का विषय हो गया? राज्य सूची का विषय हो गया, क्योंकि राज्य को इस पर पंचायतों पर जो है अधिकार होता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है किससे? सूट और कार्यवाही से, सरकारी अनुबंध से, अटॉर्नी जनरल से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये सूट और कार्यवाही से जो है संबंधित है। इसको वाद कह सकते हैं, वाद और कार्यवाही से ये संबंधित है, ठीक है। ये जो है इसमें क्या होता है कि ये वाद और कार्यवाही से अनुच्छेद 300 संबंधित है और इसके अंतर्गत भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है और राज्य सरकार राज्य के नाम से क्या कर सकती है कि मुकदमा कर सकती है। तो ये जो चीज़ें इसमें दी गई हैं 300 से संबंधित हैं, अनुच्छेद 300 से संबंधित हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। लेकिन 300A, यहाँ जब 300 की बात आ गई है तो 300A भी जान लीजिए, ठीक है। 300 का सबसेक्शन ए क्या कहता है? ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ठीक है, जो कि पहले हमारा मूल अधिकार में था और बाद में ये विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, दोनों में अंतर है 300 और 300A में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार अक्टूबर 1959 में पंचायती राज लागू किया गया था। कहाँ पर? राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में। तो ये जो है राजस्थान में किया गया था और ज़िला कौन सा था? ज़िला नौगढ़ था। लेकिन आजकल क्या है, इसके आगे भी क्वेश्चन डेप्थ में पूछता है, तो गांव कौन सा था? क्योंकि अब पूरे ज़िले में तो लागू हो, मतलब कोई तो एक जगह रही होगी जहाँ पर शुरू किया गया होगा। तो गांव था बगधरी, ये जो है गांव था। इस गांव में जो है शुरू किया था, किसके द्वारा? जो उस समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम थे तो उन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये भी आप याद रखें कि गांव बगधरी था, जिला नौगढ़, गांव बगधरी और राजस्थान, प्रदेश क्या था? राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है, अपनी पहल पर देता है, यानी कि जब वो अपनी तरफ से इनिशिएट करता है, या फिर केवल अगर वह ऐसी सलाह चाहता है, या फिर केवल अगर मुद्दा देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है, केवल अगर मामला नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है, अगर ये राष्ट्रपति ऐसा चाहता है। तो यदि ये राष्ट्रपति ऐसी सलाह चाहता है तभी देगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है सलाह देने को, और यदि सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे रहा है तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसके सलाह मानने को, यानी कि कोई बाध्य नहीं है, ये सिर्फ सलाहकारी है, प्रावधान किया गया है और इस पर कोई भी बाध्य नहीं है। और ये अक्सर पूछता है कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है, तो 143 अनुच्छेद कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 143। इसी के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की जो सलाह लेने की शक्तियाँ कह लीजिए वो इसी के अंदर
रखी गई हैं। और राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी मुद्दे की संवैधानिक वैधता को जानने के लिए किससे, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संसद प्रशासन पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है? संसदीय समितियों के माध्यम से, सलाहकार समितियों के माध्यम से, प्रशासकों को आवधिक रिपोर्ट भेजकर, या कार्यकारी को रिट जारी करने के लिए मजबूर करके। तो किसके द्वारा करती है ये अपना? तो ये करती है संसदीय समितियों के माध्यम से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लास में जो भी लोग जुड़े हैं, क्लास को सभी लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक करके और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते प्रभावित किए जाते हैं भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, या राज्य की आकस्मिकता निधि से। किससे किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। तो राज्य की संचित निधि से, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ है, ये है कि जो इनके वेतन और भत्ते होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होते हैं, तो वो तो ये राज्य की संचित निधि से भारित किए जाते हैं। लेकिन यदि बात आ जाए इनकी पेंशन की, ठीक है, बात किसकी आ जाए? पेंशन की, पेंशन, तो ये कहाँ से होगा? ये होगा भारत की संचित निधि से, ठीक है। जो भारत की संचित निधि होती है, यानी केंद्र सरकार के अंडर में जो संचित निधि होती है, उस पर ये भारित होते हैं पेंशन। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसमें जो है जो एस्पिरेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, उनको लगता है पेंशन भी उसी में है। नहीं, पेंशन जो है भारत की संचित निधि से होती है, वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से होते हैं। जबकि जो उच्चतम न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन, यानी कि सभी चीज़ें उनकी जो है किस पर होती हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि उच्चतम न्यायालय की सभी चीज़ें, यानी कि वेतन, भत्ता और पेंशन, भारत की संचित निधि पर होती है। जबकि उच्च न्यायालय के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर होते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं, पेंशन की बात आती है, तो वो भारत की संचित निधि पर डिपेंड हो जाती है, यानी कि भारित हो जाती है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे, कौन थे? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित थे, गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुने गए? किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा ये चुने गए थे। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए कि ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित करना था। क्या स्थापित करना था? राजनीतिक लोकतंत्र, या फिर सामाजिक लोकतंत्र, या गांधीवादी लोकतंत्र, या फिर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। तो इसका जो उद्देश्य था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना था। जो नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं संविधान में, इसका उद्देश्य यही था, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? पहला संशोधन, 8वां संशोधन, 9वां संशोधन, या 42वां संशोधन? किसके द्वारा जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची की बात हो रही है, किसके द्वारा ये जोड़ी गई थी? तो ये पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। भूमि सुधार से संबंधित है ये। आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या राजगोपालाचारी ने? तो जो 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ था, तो ये इसका जो नेतृत्व है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो हम कथन देखेंगे, यानी कि कौन सा कथन 4थी अनुसूची के बारे में सही है। ऑप्शन है
इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की योजना शामिल है। बी कह रहा है कि इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं शामिल हैं। सी कह रहा है इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। और डी कहता है कि यह राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये जो है राज्यों की सीटों के आवंटन से संबंधित है, किसमें? राज्यसभा में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भारतीय न्याय व्यवस्था में जनहित याचिका यानी कि PIL को पेश किया गया था, उस समय जो है न्यायाधीश कौन थे? उस समय जब पेश किया गया था तब भारतीय न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऐसे देख लेते हैं कि उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। M हिदायतुल्ला थे, या फिर AM अहमदी थे, या फिर AS आनंद थे, या फिर PN भगवती थे। तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही कि जब PIL को पेश किया गया था तो कौन था मुख्य न्यायाधीश? तो उस समय PN भगवती जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में औपचारिक रूप से बजट पेश किया गया था, कब किया गया था? 1860 में किया गया था, या 1947 में किया गया, या फिर 1950 में किया गया, या फिर 1868 में किया गया? कब किया गया? तो ये जो है 1860 में किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और उस समय जो है वित्त सदस्य कौन थे? जेम्स विल्सन थे। ठीक है, जेम्स विल्सन उस समय वित्त सदस्य थे। और ये 7 अप्रैल 1860 में पेश किया गया था, जब ये ब्रिटिश क्राउन के पास भारत का जो है गवर्नेंस चली गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफ़र होकर के कहाँ चली गई थी? ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई थी। उसके 2 साल बाद 1860 में जो है पहला औपचारिक रूप से बजट पेश किया गया था। वित्त पर्सन कौन थे? जेम्स विल्सन थे। उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत में 1947 में स्वतंत्र भारत में किसने किया था? लियाकत अली खान। और ये कैसा था? अंतरिम था, बट 47 और 48 का जो बजट था ये लियाकत अली खान के द्वारा किया गया था। और अगेन गणतंत्र भारत में जब भारत जो है गणतांत्रिक राज्य बन गया तो ये 1950 में किसके द्वारा ये बजट पेश किया गया था? तो जॉन मथाई थे, जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। और ये सभी जो है इम्पॉर्टेंट है, इन सभी को आप जो है ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर कौन थे? लियाकत अली थे। स्वतंत्र भारत था बट उस समय गणतंत्र नहीं था, तो ये अंतरिम बजट था। लियाकत अली खान थे। यहाँ पर जॉन मथाई थे, यहाँ पर जेम्स विल्सन थे। ठीक है, और यदि हम बात करें, चलिए यहीं पर इसको इतना ही रखते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? तो यहाँ पर कई सारे व्यय दिए गए हैं और आपको बताना है कौन कौन से व्यय इसमें संचित निधि पर डिपेंड होते हैं, यानी कि संचित निधि से किए जाते हैं। पहला है लोकसभा के सभापति के भत्ते। दूसरा है ऋण लेने और सेवा और ऋण मोचन से संबंधित व्यय। तीसरा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन। और चौथा है किसी भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए क्या है? आवश्यक राशि। ठीक है, आवश्यक राशि। और अगला क्या है? यानी कि पांचवा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय। तो कौन कौन से हैं? और इसको थोड़ा छोटा करेंगे और ऑप्शन भी देखेंगे यहाँ पर हम। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर? ऑप्शन ए है आपका दूसरा और पांचवा है। बी कह रहा है कि नहीं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ इज राइट, जबकि सी कहता है कि 2, 3rd एंड 4th इज राइट। 2, 3rd एंड 4th आर राइट। एंड जो डी कह रहा है कि सारे ऑल आर राइट, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, 4th एंड 5th सभी जो हैं सही हैं यहाँ पर दिए गए। तो यस, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं सेंटेंस, तो ये सभी जो हैं किस पे? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अभी हमने बात की थी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन की बात की थी, तो ये भी इस पर होता है। जितने भी सेंटेंस दिए गए ये संचित निधि, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो यहाँ जो है सभी सेंटेंस सही हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? बजट शब्द के उल्लेख की बात हो रही, कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 266 में किया गया है,
या अनुच्छेद 112 में किया गया है, या फिर अनुच्छेद 265 में किया गया है, या किसी में भी नहीं किया गया है। तो आंसर सभी करें फटाफट से, किस में किया गया है। बजट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, भारतीय संविधान में कहाँ पर है बजट शब्द का प्रयोग। फटाफट आंसर करें इसका, सभी करेंगे आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, कोई नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया ही नहीं किया है। हाँ, बजट शब्द के प्रयोग नहीं हुआ है, बट क्या किया गया है कि 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा, क्योंकि बजट शब्द प्रयोग किया ही नहीं गया है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संघ को एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में कौन दर्शाता है, यानी किसने इसको जो है एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ बोला है। B.R. अम्बेडकर ने, या के.सी. वियर ने, या फिर आइवर जेनिंग्स ने, या फिर ग्रेनिवल ऑस्टिन ने। तो ये बोलने वाले आइवर जेनिंग्स हैं, इन्होंने ने ही इसको बोला है। क्या बोला है, एक केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में इसको दर्शाया है। किसने, आइवर जेनिंग्स ने। तो आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। जो भी लोग जुड़े हैं तो वो सेशन को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे, अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर देंगे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9 PM जो है एक लोक प्रशासन पर क्लास मैंने शुरू कर रखी है, तो 9 PM वो पब्लिश होती है, आप उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। PGT, सेट, नेट, UPSC इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल चर्चा इस पर हम लोग प्रशासन पर कर रहे हैं। पूरी क्लास आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उसमें आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल दूसरी क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।